तो प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस, एक प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पेरेंटल प्रेपरेशन। और इस प्लानिंग में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि बेसिक फैसिलिटीज क्या हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर द प्रोडक्ट्स एंड टू these the necessary support system such as changing facilities and storage areas ना, ये सब जो हैं वो देखे जाते हैं जो जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है फॉर continuation of this process of manufacturing, and these basic facilities will be the most expensive and should have a life expectancy। देखो, जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो थोड़ा क्या है, कॉस्टली पड़ जाता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है वायल्स की, इंजेक्शंस की, देन और जो पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं, क्योंकि इसमें हर एक जो है हमें बात का ध्यान रखना है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री एरिया होना चाहिए, तो उस एरिया की प्रॉपर फ्यूमिगेशन होना बहुत जरूरी है, एसेप्टिक एरिया बना के रखना बहुत जरूरी है, हर टाइम वहाँ पे एयर का लैमिनार फ्लो चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो जब भी ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है स्टेराइल प्रोडक्ट्स की, तो ये एक्सपेंसिव पड़ जाती है इसकी सेटिंग, जो इसका हम प्रोडक्शन एरिया बनाते हैं। फैसिलिटीज मीन्स there they are talking about the area where the production of these जो ये है pharmaceuticals is going to be taken। तो should have a life expectancy। और जब एक बार ये हमने एक्सपेंसेस कर दिए, प्रोडक्शन एरिया वो खोल लिया, अब हम ये सोचेंगे कि खोलने से पहले भी ये सोचा जाता है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये हमारी प्रोडक्शन जो है वो चलनी चाहिए, कहीं इसका काम बंद नहीं हो जाना चाहिए, तो ये सब सोच के वो खोला जाता है। So in both practical and technological terms of about 10 years, if this period is relevant to the function of the unit, मैक्सिमम देखते हैं कि 10 साल तो कम से कम हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है, फैसिलिटी है, वो वर्किंग में रहनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग में, so as to fulfill the cost of these expenses, है ना। ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी भरपाई की जा सके। So during planning, जब भी प्लान करना है ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया खोलने का, the need of versatility and possible future expansion should be borne in mind। So once the basic facilities have been reconciled to production and quality control requirements, then it will be necessary to examine flow pattern and feasibility in detail for the particular site। देखो, एक बार जब ये फैसिलिटीज जो है सेट हो गई, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो सेट हो गया हमारे पास, उसके बाद हमें जो है क्या करना होता है, काउंसलिंग करनी होती है अबाउट व्हाट वी वांट टू प्रोड्यूस, हमने प्रोड्यूस क्या करना है, देन उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं, देन वो फुलफिल होना जरूरी है। और जो भी रिक्वायर्ड सेफ स्पेस है वो होना बहुत जरूरी है। अब ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड विद द FDA कोड एंड टेक्निकल सपोर्ट। और जब भी जो भी हम डेवलपमेंट कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरिया चाहे बनाना चाह रहे हैं, चाहे उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, न्यू एंट्रीज डालना चाह रहे हैं, तो हमें कंसल्ट करना पड़ता है FDA कोड के साथ, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कोड जो आपको प्रोवाइडेड होगा, जो भी कोड मिला होगा वहाँ पे आपको जाके जो सोसाइटी उसमें पूरा कमेटी होगी उसके साथ आपको डिस्कशन करना है, कंसल्ट करना है, एंड टेक्निकल सपोर्ट जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको
वहां से मिलेगी. एंड इट इज एट दिस स्टेज that feasibility pattern will be emerged and management services will assist in decision making exercises. और जो है डिसीजन मेकअप के बाद जो भी उसको अप्लाई कैसे करना है वो सारा जो है हमें नॉलेज यहाँ से मिल जाता है. ये जो जब हम कंसल्ट करते हैं, आफ्टर कंसल्टेशन वी आर नाउ एबल टू अप्लाई द डिसीजन व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो भी हमने डिसाइड किया है उसको. अब इसका मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड दिखाती हूँ. एक्चुअली आगे पीछे हो गया है थोड़ा. बच्चों ये विजिबल है ना आपको? यस मैम. तो इसमें देखो वेरियस टाइटल स्पेसिफाइड इन द एफडीए कोड में बी एज फॉलोज. देखो कुछ टाइटल्स हैं एफडीए में के अकॉर्डिंग, एफडीए कोड में जो गिवन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. की हॉस्पिटल फार्मेसी के हॉस्पिटल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे क्या कुछ जो है रिक्वायर्ड है. ऑर्गेनाइजेशंस एंड पर्सोनल्स. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी यूनिट होती है. पर्सोनल क्वालिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो है सेटलमेंट. जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हम सेट करना चाह रहे हैं, जो भी सेटअप करना चाह रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या क्या रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहे हैं. देन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना जरूरी है. कंसल्टेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए टाइम टू टाइम. देन बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स, लाइटिंग, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, आपके सिलेबस में है रिक्वायरमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टीराइल प्रोडक्ट की. देन प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर फिल्ट्रेशन, एयर हीटिंग एंड कूलिंग, देन प्लम्बिंग, सीवेज एंड रिफ्यूज, देन वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटी, सैनिटेशन, मेंटेनेंस. और इक्विपमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है. इक्विपमेंट ये पहला था मैन पावर, ये जो हमने फर्स्ट पढ़ा ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, दैट वाज मैन पावर. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा सेकंड स्टेप, उसमें जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द एरिया लाइक बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज, उसमें अंदर क्या क्या चाहिए. देन इक्विपमेंट्स जो भी हमने रखने हैं उसका डिजाइन, साइज एंड लोकेशन, ये सारा एफडीए कोड में गिवन होता है. उस कोड के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है उस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में. जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी में जो मेडिसिन की डिस्पेंसिंग है वो पीटीसी डिसाइड करती है ना, एक लिस्ट बनाती है एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो भी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होती है वो बना के देती है कि बस इसी के अकॉर्डिंग आपने पेशेंट को दवाइयाँ लिखनी है उनकी डिजीज से मिलती जुलती. उसी तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या कुछ होना चाहिए एफडीए कोड डिसाइड कर रहा है. उसके साथ प्रॉपरली जो मैन्युफैक्चरर है वो कंसल्ट करके ये अपने उसमें अवेल करवा रहा है चीजें. देन इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं हाउ टू ऑपरेट दीज, है ना. देन फिल्टर्स कैसे कैसे यूज करने हैं हमने, मेम्ब्रेन फिल्टर्स अगर यूज करने हैं उनका पोर साइज क्या होना चाहिए. तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन एफडीए कोड. ओके. Then control of components and drug products, containers and closures. General requirements क्या क्या है, जो हमें components क्या क्या चाहिए, active pharmaceutical ingredient क्या चाहिए, फिर उस ड्रग प्रोडक्ट जिसमें डालना है उसके लिए क्या क्या कंटेनर्स चाहिए, जैसे वायल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, या वो बिग बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की वो चाहिए, क्लोजर्स चाहिए. ऑल दीज रिक्वायरमेंट.
सो जनरल रिक्वायरमेंट जो भी है वो क्या क्या हो सकती है ना, परचेज में डालनी है जो वो सारा FDA कोड में गिवन होता है. देन रिसीट एंड स्टोरेज ऑफ अनटेस्टेड कंपोनेंट्स, कंटेनर्स, क्लोजर्स. देन वो रिसीट जो है और उसकी स्टोरेज प्रॉपर कैसे करनी है, रिसीट्स को कैसे संभाल के रखना है, फाइलिंग कैसे करनी है उनकी, all these things. Then testing and approval or rejection of components, containers and closures. अब जो भी मटेरियल आ रहा है, रिसीव हो रहा है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी कि वो जो कंटेनर या जो मटेरियल आया है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है. अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है ना, देन उसको रिजेक्ट करना है. तो रिजेक्शन के लिए या अप्रूव, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसको अप्रूवल दे देनी है, अगर गुड क्वालिटी का नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना है. रिजेक्शन के बाद उसको फिर से जहाँ से परचेज करवाया है वेयर वी हैव टू रिटर्न, है ना. ऑल उसमें स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं कि आपने उन कंटेनर क्लोजर को कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ऑल आर गिवन अकॉर्डिंग टू FDA कोड. Then use of approved components, containers, closures. Then retesting of approved components, containers and closure. एक बार तो पहले टेस्टिंग करनी है, दूसरा जब approved components हम यूज में लेके आने हैं तो यूज में लेके आने से पहले उनकी दोबारा से टेस्टिंग करनी है, रीटेस्टिंग करनी है. देन जो रिजेक्टेड कंपोनेंट्स एंड कंटेनर क्लोजर्स हैं उनको रिटर्न में डालना है. Then drug product containers, closures and miscellaneous data, all the things are available in FDA code index. Then fifth is production and process controls. Written procedures, deviations, charge of components, calculations of yield, equipment identification, sampling and testing of in-process materials and products, time limitations on productions, control of microbial contamination and reprocessing. ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको SOPs की फॉर्म में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड को मेंटेन करना है ना. प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल, जो भी प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं और जो भी हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड में रखना. पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल, जो भी कुछ पैकेजिंग प्रोसीजर्स हम फॉलो कर रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, लाइक material examination and uses criteria, labeling, जो है issuance, labeling, issuance, label करना, then issue करना, label regarding जो भी है issues. Then packaging and labeling operations, और पैक कैसे करना है, लेबल कैसे करना है, वो सारे operations. Then drug product inspection, ड्रग का जो प्रोडक्ट है उसको कैसे टेस्ट करना है, इंस्पेक्ट करना है. एक्सपायरी डेटिंग जो है वो कैसे डिसाइड करनी है. all these things are available. Then holding and distribution, warehouse procedures, distribution procedures जो है उसको होल्ड कैसे करना है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आगे देने कैसे हैं, और वेयर हाउस में वो कैसे रखना है मटेरियल, जो भी चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो प्रोसेस्ड मटेरियल है, उनका जो है स्टोरेज. देन लैबोरेटरी कंट्रोल, जनरल रिक्वायरमेंट्स, जो जो लैब में चाहिए जहाँ वर्क करना है. लैबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग स्टेशन, वर्किंग स्टेशन कैसा होना चाहिए. देन जनरल रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग एंड रिलीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, स्पेशल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स. देन रिजर्व सैंपल्स, लैबोरेटरी एनिमल्स जो जो चाहिए. Then penicillin contaminations,
कंटेमिनेशन क्या क्या हो रही है उनको चेक करना है टाइम टू टाइम। तो देन 9th इज रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करने हैं, दैट इज आल्सो गिवन। ओके, देन आपको कुछ दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे? नेक्स्ट इज records and reports, general requirements, equipment cleaning and use of log, जो भी कैटलॉग्स होते हैं वो आते हैं इक्विपमेंट के, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। एक कैटलॉग आता है जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जिसको देख के जो है डिसाइड किया जाता है हमने क्या इक्विपमेंट मंगवाना है। जैसे मान लो कि हमारी जैसे लैब है तो हमने बीकर्स मंगवाने थे, या फिर वो होती हैं सेपरेटिंग फनल्स होती हैं, या फिर कोनिकल फ्लास्क होती हैं, तो हमने कौन सी क्वालिटी की मंगवानी है, कितनी क्वांटिटी की मंगवानी है, कैटलॉग बुक करती है जिसमें वो सारे डिजाइन्स बने होते हैं। उन डिजाइन्स को देख के हमने सिलेक्ट करना होता है मटेरियल। ओके, देन वो परचेज किया जाता है, उस पे जो भी नंबर दिया होता है कि इस नंबर वाला मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाएं, तो वो नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उन लोग्स को भी रिकॉर्ड में रखना है, रिपोर्ट्स को संभाल के रखना है। ये जो यूज ऑफ लॉग ये बताया ना, लॉग। Then component, containers, closures and labeling reports, master production and control reports, batch production and control reports, production record review, laboratory reports, distribution reports. All these are requirements. मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो जो रिक्वायर्ड है वो सारा हम इसमें पढ़ रहे हैं। देन रिटर्नेबल एंड साल्वेज्ड ड्रग प्रोडक्ट्स, उनका भी हमने प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है, जो भी रिटर्न करनी है ड्रग प्रोडक्ट्स और ड्रग प्रोडक्ट्स साल्वेजिंग जो भी करनी है उनको रिकॉर्ड में प्रॉपर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ। आगे पीछे होती है। अब देखो, beside above mentioned titles in FDA code of ethics, one should be well aware of certain terminology for quality products. अब देखो FDA कोड में जो जो बताया हुआ था टाइटल्स हमने पढ़े कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है जब भी हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है स्टेराइल प्रोडक्ट्स की, हमें पता होनी चाहिए। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लाइक स्टरलिटी। स्टरलिटी क्या होती है? तो स्टरलिटी क्या है? एन एब्सोल्यूट टर्म है दैट मींस द एब्सेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टरलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टेराइल प्रोडक्ट्स आर क्या होते हैं? स्टेराइल प्रोडक्ट्स आर फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स दैट आर स्टेराइल। देन सच प्रोडक्ट्स इंक्लूड, और ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाती हैं? पेरेंटल प्रेपरेशंस, देन इरिगेटिंग सॉल्यूशंस, देन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं? These refers to the procedures used to maintain the sterility of pharmaceutical dosage form. जो भी हम डोज फॉर्म यूज कर रहे हैं, डोजेज फॉर्म्स मतलब फॉर्मुलेशन जो भी हम यूज बना रहे हैं वहाँ पे,
है ना। तो वहाँ पे प्रॉपर हमने स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है, उसको लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखना है एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज करके। एंड एसेप्टिक एरिया कैसे बनाया जाता है, लैमिनार एयर फ्लोज प्रोवाइड करवा के, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन पेरेंटल प्रेपरेशंस क्या होती है, क्या होती है पेरेंटल प्रेपरेशंस? दीज आर pharmaceutical dosage forms that are injected through one or more layers of skin because of parenteral route bypass the body's protective barriers. Then parental preparation must be sterile. अब देखो जो कि सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है थ्रू इंजेक्शन एंड इंजेक्टेड थ्रू वन और मोर लेयर्स ऑफ स्किन, और सीधा ये जाके कहाँ पहुंचने वाली है, ब्लड सर्कुलेशन में, तो इसीलिए इनका स्टेराइल होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज पायरोजन। पायरोजन्स क्या होते हैं? दीज आर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं, दैट कोज अ पायरोजेनिक रिस्पॉन्स, जो फीवर कोज कर सकते हैं अपॉन इंजेक्शन। मान लो कि हमारे अंदर कोई पायरोजन एंटर कर जाता है किसी वजह से, कि हम मान लो जो इंजेक्टेबल जो भी प्रेपरेशन बनी है वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड नहीं है, या स्टरलाइज्ड थी एम्प्यूल में, एम्प्यूल को तोड़ के रख दिया है हवा में ओपन, तो हो सकता है वो पुराना एक दिन पहले का एम्प्यूल है जो कि तोड़ के रखा हुआ है, और वही ड्रग इंजेक्ट कर दी है किसी नर्स ने या किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी हेल्थ वर्कर ने, तो क्या होगा? वैसे तो ऐसा करते नहीं है, बट मान लो कई जगह पे इतनी लापरवाही कर दी है, तो क्या है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ओपन इंजेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं एंटर कर गए हो, और वहां पे उनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, है ना, उनके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं उस इंजेक्टेबल प्रेपरेशन में, और जब उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो वो मेटाबोलाइट्स जो है अंदर जाके पायरोजेनिक रिस्पॉन्स देते हैं, जिसे हम फीवर बोलते हैं, तो पेशेंट को फीवर हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये आप जानते हो पीएच क्या होती है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। दिस इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच। एंड पीएच आपको पता है एसिडिक पीएच कब होती है और बेसिक पीएच कब होती है। अगर वो बिलो 7 हो तो एसिडिक है, और अबव 7 हो तो बेसिक है पीएच, और जो 7 है वो न्यूट्रल पीएच होता है, ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। नेक्स्ट टर्म इज टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है? टोनिसिटी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो टोनिसिटी के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो 3 तरह के हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आपको ये बता चुकी हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे हैं एग्जांपल जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड के पीएच के बराबर होता है, 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विद ब्लड पीएच। तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? These are the solution that have a greater osmotic pressure than blood or 0.9% sodium chloride solution. जिनका जो osmotic pressure है जब उसको कंपेयर करें तो वो ब्लड या फिर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक है जो 0.9%, उससे क्या है ज्यादा है। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कि वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
जैसे एग्जाम्पल है, these are administered through a central rather than peripheral vein to avoid the pain caused by red blood cell shrinking resulting from water loss. कि क्या होता है कि जो वेन होती है, पेरिफेरल वेन्स जो है वो श्रिंक कर जाती हैं जल्दी, तो वो श्रिंकेज ना हो जिससे कि पेन ना हो पेशेंट को ज्यादा, तो जो सेंटर वाली वेन होती है आर्म के जैसे सेंटर में होती है, वहां से ब्लड सैंपल लिया जाता है या वहां पे जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है ब्लड पीएच से, ब्लड कंसंट्रेशन से कम होती है। हाइपो मतलब लो, बिकॉज दी सॉल्यूशन कोज सेल्स टू एक्सपैंड, एडमिनिस्ट्रेशन में लीड टू पेन एंड हेमोराइसिस। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम इस तरह के इंजेक्टेबल्स अगर पेशेंट को दे देते हैं तो उसकी पीएच ब्लड से क्या होगी, कम होगी। ब्लड से कम होने की वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा कि वाटर जो है वो ब्लड सेल से मूव हो जाएगा बाहर की तरफ, और वाटर जब बाहर आ जाएगा और जो ब्लड सेल्स हैं वो टूट जाएंगे, उनकी हीमोलाइसिस हो जाएगी। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस केस में क्या है, हीमोलाइसिस हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए, while observing critically all the points of DMP, regulation may be restricted by the budgetary control of the hospital, but considering the minimum quality levels, the manufacturing activities are classified as follows. अब कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, अगर हम कंसीडर करें मिनिमम क्वालिटी लेवल्स, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज है मैन्युफैक्चरिंग की, वो यहाँ पे डिटेल्स बताएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स which are terminally sterilized in sealed containers or made aseptic, मतलब हमने कैसे पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है जो कि टर्मिनली स्टरलाइज्ड हैं और सील्ड कंटेनर्स हैं, सील्ड कंटेनर्स में स्टरलाइज्ड हैं और जिनको एसेप्टिक बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, लिक्विड्स एंड क्रीम्स दैट आर टर्मिनली स्टरलाइज्ड और प्रिपेयर्ड बाय एसेप्टिक टेक्निक और नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन। कुछ नॉन स्टेराइल प्रिपरेशंस हैं जिनको एसेप्टिक कंडीशन में ही प्रिपेयर करना होता है, तो वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स एंड पाउडर सॉलिड प्रोडक्ट्स जो है ये नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। तो तीन तरह की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बता दी, मतलब दो में ही रखो आप इसको, एक तो होगी पेरेंट्रल प्रेपरेशंस की, एक होगी अदर देन पेरेंट्रल प्रेपरेशंस लाइक tablet, capsule, granules and powders. अब कह रही sophisticated is कई बार sophisticated term use होती है, it means socially clean area where high standards of cleanliness and hygiene are required for the preparation of oral liquids, tablets, ointments and non-injectable sterile water. And the second category environment is the classroom, जो क्लीन रूम एरिया होता है ना, क्लीन रूम कौन से क्लीन कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, 100 क्लास, हाँ जी 1000 क्लास एंड 1 लाख वाली, 10,000 एंड 1 लाख क्लास आपको बताई थी ना कल। They are talking about that clean room area and which is in addition to socially clean area and atmosphere free from small
पार्टिकल्स, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे वो फ्री होना चाहिए, is required. And the most demanding environmental condition is aseptically maintained area. ठीक है, एसेप्टिक एरिया जो है वो मेंटेन करना है। आगे जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग एरिया।